ओके हेलो। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का एक तरीका ट्रायंगुलेशन पिछली क्लास में देख लिया। आज हम एक नया मेथड देखने वाले हैं और वो क्या है, पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, जैसे हमारे पास नॉर्मल कोई तरीका है किसी भी चीज को नापने का, लाइक अगर मुझे इसकी लेंथ नापनी है तो मैं स्केल रख के भी नाप सकता हूं आसानी से। ठीक है, फिर अगर मुझे ट्री की हाइट नापनी थी, पोल की हाइट नापनी थी, या किसी माउंटेन की या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट नापनी थी, तो वो कैसे नापना है वो हमने पिछली क्लास में सीखा। बट आज अगर सोच लो कि अगर मुझे डिस्टेंस नापना है अर्थ से लेकर मून तक का, मून से लेकर सन तक का, या फिर अर्थ से लेकर सन तक का, कहीं तक का भी अगर मुझे इतने बड़े बड़े डिस्टेंस नापना है, तो वो नापने के लिए हमारे पास क्या तरीका आता है, पैरेलैक्स मेथड आता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि पैरेलैक्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो कि पैरेलैक्स क्या है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा। ऐसे अपने हाथ में पेन रखो, चाहो पेन रख लो या फिर अपनी उंगली से भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। बस ऐसे देखो, अपने हाथ में ऐसे पेन रखो और इसको एक बार आंख बंद करके, ये राइट वाली आंख बंद करके सिर्फ इससे देखो, और जैसे इसको बंद करोगे इससे देखो, ऐसे 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 करते रहो। तो करते रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये पेन इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे मूव कर रहा है। नोटिस करो। अब मैं मेरी आंखों से तो तुम नहीं देख सकते, अपनी आंखों से खुद देखो। ऐसे ये खुद राइट और ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, जैसे तुम आंख बंद करोगे ये तो ये जो शिफ्ट आ रहा है ना, जैसे तुम मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई यहाँ पे पेन रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो शिफ्ट आ रहा है, जब तुम लेफ्ट आई से देख रहे हो और राइट आई से देख रहे हो, यहां से यहां तक का ये जो ऐसे शिफ्ट हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। यानी जब तुम अपनी आंखों से लेफ्ट आई से देखो और सिर्फ राइट आई से देखो, तो एक जो छोटा सा शिफ्ट तुम्हें देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। तो वही चीज को अब थोड़ा सा डिफाइन करके रखेंगे। लाइक हमारे पास वही है, पेन को हमने आंखों से दूरी तक रखा था। ठीक है, तो लेफ्ट आई से राइट आई से लगभग बराबर दूरी पे ही है, तो उसको हम मान लो एस मान लेते हैं। चाहो यहां से लेकर यहां, लेफ्ट आई ये वाले पोजीशन पे देख रही है, राइट आई ये वाले पोजीशन पे देख रही है, एक हल्का सा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये वही चीज है कि ये हम हैं ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और लेफ्ट आई से देख रहे हैं तो इस पोजीशन पे दिख रहा है, राइट आई से देख रहे हैं तो इस पोजीशन पे देख रहा है, एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को अगर तुम बी मान लो, स्मॉल बी, तो ये जो स्मॉल बी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ये जो ऑब्जर्वेशन का जो एक छोटा सा डिस्टेंस तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये बेसिस है। ये पूरा का पूरा जो फिनोमिना है ना, ये फिनोमिना पैरेलैक्स है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बेसिस बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बेसिस है, फिनोमिना पैरेलैक्स है, और यहां पे ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में, लेफ्ट वाले पोजीशन और राइट वाले पोजीशन के बीच में, लेफ्ट में देख रहा हूं तो यहां है, राइट में देख रहा हूं यहां है, और ऐसे एक ट्रायंगल जा रहा होगा, बीच में जो एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, पैरालिटिक एंगल। तो वही कि यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, ऑब्जर्वेशन लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन के बीच में जो ऑब्जर्वेशन एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे पैरालैक्टिक एंगल या फिर पैरेलैक्स एंगल, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। ये है छोटी सी बात कि पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स के बाद बेसिस क्या होता है, बेसिस के बाद पैरालैक्टिक एंगल या फिर पैरेलैक्स एंगल बेसिकली क्या होता है। इतनी छोटी सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में डिस्टेंस कैसे नापा जाता है। मेन मतलब तो वही था, तो वो चीज अब देखते हैं। अब यहाँ इस डायग्राम को समझो। अगर हमें मान लो किसी मून का, मतलब किसी मून का क्या मतलब, अर्थ के मून का या फिर किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकालना है अर्थ से, तो वो हमें निकालने के लिए हम ये सिंपल मेथड यूज करेंगे। अर्थ ये है, वो जो क्या नाम है, प्लैनेट मून जो भी है, उसको हमने मान लो पी मान लिया। ठीक है, अब अर्थ पे दो किसी पोजीशन से, किसी पॉइंट ए किसी पॉइंट बी, दो डिफरेंट पोजीशन से हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं चीजों को। ठीक है, लाइक क्या होगा, दो डिफरेंट लेबोरेटरी होगी, कोई एक लेबोरेटरी यहां होगी और कोई दूसरी लेबोरेटरी बहुत दूर होगी, अर्थ पे बहुत दूर कहीं पे होगी। क्यों दो अलग अलग जगहों पे करने का यही रीजन है कि वो बिल्कुल हमारी आंखों की तरह काम करेंगी। ठीक है, वो हमारी आंखों की तरह जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। इस पेन को तुम जितना ज्यादा दूर रखोगे, तुम्हें जो डिस्टेंस है वो कम से कम इधर से उधर होता हुआ दिखेगा, बट इसको जितना पास रखोगे ना, तुम्हें डिस्टेंस उतना ज्यादा हिलता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब है कि ये जितना पास में होगा, डिस्टेंस क्या होगा कि मतलब उतना ज्यादा इधर से उधर हो रहा होगा, है कि नहीं, और जितना दूर होगा डिस्टेंस उतना ही कम इधर उधर हो रहा होगा। ये कहने का मतलब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। यही चीज यहां पे भी करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत दूर दूर दो पॉइंट्स रखने का यही मतलब है कि ये जो शिफ्ट आएगा ना, वो ज्यादा ना आए, और ज्यादा शिफ्ट नहीं आएगा तो इससे
कैलकुलेशन अच्छी होती है, आंसर जो आता है वो बहुत प्रिसाइज आता है, बहुत परफेक्ट आंसर आता है ये करने की वजह से। अब ये बात समझ में आई? ठीक है, नहीं भी आई तो भी कोई चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो दो अलग अलग पोजीशन पे क्या नाम है डिस्टेंस पे, मतलब क्या नाम है उस प्लेनेट का डिस्टेंस देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं तो हमें यहां पे लग रहा है कि वो प्लेनेट यहां पे है, इस वाले पोजीशन से देख रहे हैं तो यहां लग रहा है, इस वाले पोजीशन से देख रहे हैं तो यहां पे लग रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में वो यहां पे है, क्योंकि तुम्हें पता है पैरेलैक्स का जो अभी मेथड मैंने तुम्हें बताया कि वो क्या होगा, लगेगा इधर या फिर लगेगा इधर, बट एक्चुअल में वो इधर पे होगा। सिंपल सी बात है। तो सेम वही है, अब वो जिसको हमने यहाँ पे एंगल बनाया और बीच से बनाया, तो यहाँ पे वो दो एंगल बना रहा है आधे आधे, बिल्कुल सेम। एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ से 5-1 और ये 5-2 और ये दोनों एंगल सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मान लो ये वाला एंगल भी कितना होगा 5-1 और ये वाला एंगल कितना होगा 5-2। कैसे हो गया ये वाला एंगल 5-1 और ये 5-2? सेम उसी तरीके से कि यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं एक तरीके से ऐसी लाइन खींच दूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है कि नहीं होता? कौन सा तरीका? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही चीज है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होने वाला है। खैर अब देखो ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर होंगे, 5-1 और 5-2, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पे ये अर्थ पे जो एंगल बना रहा है वो पूरा का पूरा एंगल को चलो हमने मान लिया थीटा, ठीक है। ये थीटा को हमने क्या मान लिया 5-1 प्लस 5-2। अब यहां मैंने तुम्हें एक 5-1 प्लस 5-2 मानने के बाद एक छोटी सी चीज बताता हूं जो कि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं इस पूरे साल और 12th क्लास में भी यूज होती रहेगी और मैथ में भी यूज होगी, है ना। एक देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ऐसे जैसे मेरे पास मान लो ये एक सर्कल का आर्क है, मतलब बहुत बड़ा सर्कल था, उस सर्कल का मैंने एक छोटा सा आर्क निकाल लिया, ऐसा समझ लो पिज्जा का एक स्लाइस निकाल लिया, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मुझे इस आर्क की लेंथ चाहिए, ये जो आर्क देख रहे हो ना यहाँ पे, इसकी अगर मुझे लेंथ चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, ये हमारे पास क्या है? रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है, सिंपल सी बात है, ये रेडियस है ना। और ये हमारे पास क्या होगा? लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ। तो एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर, आर्क अपॉन में रेडियस। ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत 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 बार काम आएगा, इसका काम आता ही रहेगा तुम्हें, ठीक है। बट ध्यान रखना ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं, अभी इतना समझ लो कि जब ये आर्क काफी छोटी सी हो। क्यों यूज करा जा सकता है ऐसा? इसलिए यूज किया जा सकता है, देखो ऐसा समझ सकते हो कि मान लो ये आर्क, और अभी तो तुम्हें सर्कल लग रहा है ना, मान लो मैंने इसे और छोटा कर दिया, ठीक है, मैंने इसे छोटा करके इतना सा कर दिया, है ना। और मान लो इसे मैं और छोटा कर दूं, तो छोटा करते करते अगर मान लो मैंने इतना छोटा कर दिया ऐसे से, ठीक है, ये तो जितना इसे छोटा करोगे तो तुम्हारे पास ये जो आर्क है ना, वो आर्क क्या लगने लगेगी? ऐसी होगी, ऐसी, ये आर्क ऐसी होगी। तुम इसको जितना छोटा करते जाओगे, जितना यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारे सामने है, कोई जादू तो है नहीं। ये अभी हमें लग रहा है कि आर्क है, बट इसको छोटा करते गए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन है। इसी वजह से ये फॉर्मूला काम आ जाता है। और ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है तुमने जो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। अब तुम बोलोगे ये कैसे पढ़ा? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये ट्रिग्नोमेट्री में कैसे है इसके बारे में भी कभी बात कर लेंगे, बट अभी इतना समझ लो थीटा इज इक्वल्स टू L बाय आर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज हम अप्लाई करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, ये एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। ये आगे भी बहुत यूज होगा, इसलिए पता रहना चाहिए। यहाँ पे जो आर्क है वो आर्क कौन सा है? ये जो आर्क है इसको हमने क्या मान रखा है? B मान रखा है, तो B मानो। यहाँ पे रेडियस क्या है? एक तरीके से ये S, ये पूरी लाइन S, और ये थीटा एंगल बन रहा है दोनों के बीच में। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये S इधर जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा, B बाय थीटा। समझ में आ रही है बात? यानी अगर तुम्हें S निकालना है, एक तरीके से डिस्टेंस निकालना है यहां से लेकर यहां तक का, तो तुम क्या कर सकते हो? B बाय थीटा लगा सकते हो। अब B क्या है, थीटा क्या है, ध्यान से सुनो। B वो डिस्टेंस है जो कि हमने दो लैबोरेटरीज के बीच में रखा है। एक लैब यहां थी, एक लैब यहां थी। यहां से एक साइंटिस्ट बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, वहां से एक दूसरा साइंटिस्ट बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। समझ में आ गई बात? वो है B। और थीटा क्या है? उनके बीच का एंगल। अब एक साइंटिस्ट यहां था, दूसरा वहां था, वहां से एक एंगल बन रहा होगा ऐसा,
तो यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा होगा ना, उस थीटा एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा ही बोलेंगे। यानी अगर तुम बी को थीटा से डिवाइड कर दोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। एस क्या है, डिस्टेंस है अर्थ से उस प्लेनेट का या मून का या जो भी तुम बोलो। ये तब हम बात कर रहे हैं जब हम मून या प्लेनेट की बात कर रहे हैं जो कि अर्थ से थोड़ा बहुत पास में होते हैं, ठीक है, अर्थ के पास ही है। देख रहे हो, अगर मून तो बहुत ज्यादा पास है, बगल में हमारे पास वीनस है, मार्स है, ये सब पास में है। तो इन सब की वैल्यू निकालना है तो तुम्हें ये सिंपल सा तरीका यूज करना पड़ेगा। अब अगर मान लो हमने मून का या फिर किसी प्लेनेट का निकाल लिया, अब मान लो किसी आसपास के स्टार का हमें निकालना है डिस्टेंस, तो क्या मेथड यूज करेंगे, एग्जैक्ट सेम मेथड होगा, एक छोटा सा डिफरेंस होगा बस। बट नियर बाय स्टार का क्या मतलब है, सन भी वैसे एक स्टार ही है बट वो फिर भी ठीक ठाक पास में हमारे, और कोई दूसरा स्टार जो कि सन के अलावा जो हमारे अर्थ के पास में हो, ठीक ठाक पास में हो, उसको अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना है। अब देखो मैं भले ही पास पास बोलता जा रहा हूं बट तुम खुद सोचो, ये जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत मतलब बहुत बिलियन करोड़ों डिस्टेंस, मतलब लाइट को सोचो, लाइट जो कि इतनी तेज है उसको ये डिस्टेंस कवर करने में 100 साल लग सकते हैं, इतना दूरी तक हो सकती है सोचो लाइट को, तो हम लोगों को तो बहुत ही बड़ी चीज है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो हमने आर्क लिया ना अर्थ का, ये आर्क लगभग नेग्लिजिबल ही हो जाता है। तो फिर से जैसे कि मैंने बताया ना, उसको छोटा करते जा रहे हो, छोटा करते जा रहे हो, तो वो एक तरीके से स्ट्रेट लाइन ही समझ के ले लो। तो वैसे ही यहाँ पे ये ए भी एक तरीके से फिर से स्ट्रेट लाइन ही हो जाती है। अब इस केस में होगा क्या कि हमारे पास यहां से हमने माना है ना ये और ये, तो ये इतना छोटा बन जाता है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो एस और एस है, अब ये रेडियस नहीं बचेगा। इसका क्या मतलब है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आर्क, अब अगर आर्क की वैल्यू रखनी है तो आर्क हमारे लिए यही है, ठीक है, अभी भी वही है जो कि पहले हुआ करता था बी, या फिर ए बी जो भी बोल सकते हो। बट रेडियस रखना है तो पहले हम ये रेडियस रखते थे, ये रेडियस रख रहे थे तब जब हम मून की बात कर रहे हैं, किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बगल में है, बगल में भी है, मतलब वो डिस्टेंस एक बार को फिर भी हम मैनेज कर सकते हैं। तुम्हें पता ही है हम मून पे भी जा ही चुके हैं, मार्स पे भी पहुंच ही चुके हैं, तो मतलब ये कहने का मतलब है कि ये वाला डिस्टेंस एक बार को हम नाप सकते हैं, हमारे लिए हमारे अर्थ के मुकाबले ठीक ठाक है। बट एक स्टार जो कि इतना दूर है, जिसको लाइट को कवर करने में 100 साल लग रहे हैं, तो हमारा क्या ही होगा। तो वो वाले केस में यहां पे जो रेडियस होगा वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, जो बीच वाली लाइन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बीच वाली लाइन को चलो मान लो क्या है, स्मॉल डी मान लो, ठीक है, तो स्मॉल डी मान लो, तो रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल डी हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो बीच वाली लाइन देख रहे हो ना, ये रखना पड़ेगा तुम्हें। तो कंफ्यूजन के लिए बी और डी हो तो मैं क्या करता हूं, आर्क को ए बी को रख देता हूं, ए बी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बस वही वाली बात है। फर्क क्या है, अगर तुम मान लो मून की बात कर रहे हो तो तुम्हें ये वाला ओए अगर तुम मून की बात कर रहे हो तो तुम्हें इस वाली लाइन को कंसीडर करना है एज अ रेडियस, इस वाली लाइन को रेडियस की तरह कंसीडर करना है। और अगर तुम किसकी बात कर रहे हो, किसी नियर बाय स्टार की बात कर रहे हो, तो तुम्हें ये वाली लाइन को इज एज अ रेडियस कंसीडर करना है। बस ये एक छोटी सी बात है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इससे, बट कंफ्यूजन नहीं रहना तुम्हें। फाइनली अगर तुम्हें डी की वैल्यू निकालनी है तो डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी बाय थीटा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। d क्या है, डिस्टेंस है कहां से कहां तक का, अर्थ से लेकर उस प्लैनेट उस पास वाले स्टार तक का। समझ में आ गई बात, यही है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात। तो यहां तक था पैरेलैक्स मेथड। एक आखिरी चीज भी मैं इसी में ऐड कर देता हूं, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटी वीडियो बनेगी तो उसका पॉइंट नहीं है, तो इसी में पैरेलैक्स मेथड में ऐड कर, मतलब ये पैरेलैक्स मेथड नहीं है ध्यान रखना, बट इसी में ऐड कर दिया ताकि ऐड अलग से एक वीडियो ना बनानी पड़े, सिंपल सी बात है। खैर साइज ऑफ मॉलिक्यूल नापना है, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल का साइज निकालने चलेंगे तो कैसे निकालेंगे। एक ओलिक एसिड करके एक चीज होती है, सोपी सोपी जैसा मटेरियल होता है, मतलब साबुन जैसा होता है, अगर और जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो ठीक ठाक बड़े होते हैं, ठीक ठाक बड़े होते हैं, मतलब तुम्हें पता है मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ठीक ठाक बड़े होते हैं। अब मान लो इसका साइज अगर हमें निकालना है तो हमारे पास क्या तरीका है, ठीक है, तो इसके पूरे स्टेप्स हैं, सारे के स्टेप्स देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहला स्टेप है कि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड लेते हैं, बहुत 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब बहुत कम, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालते हैं, ठीक है, तो इतने अल्कोहल में डालते हैं, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम यही चीज करते हैं, समझ में आ गई बात। तो इसको डालते हैं अल्कोहल में। फिर दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि जब उसको उसमें डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब यहां मिक्स करने के बाद उस सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये जो भी हमने पीछे बनाया यहां पे,
इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या करते हैं कि अल्कोहल में डाल देते हैं, फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में दोबारा डाल दिया जाता है। तो दोबारा डालने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि अब देखो तुमने एक बार 20 में, फिर से एक बार 20 में, 2 बार ऐड किया, तो इसके वजह से हुआ क्या कि जो कंसेंट्रेशन है ओलिक एसिड का वो कितना हो गया 1/20 इंटू 20, 2 बार 20 में डाला तो कितना हो गया 1/400 हो गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि देखो यहाँ पे किया क्या कि 2 बार ऐड किया, तो 2 बार ऐड करने के बाद जो कंसेंट्रेशन हो गया वो कितना हो गया 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये जो सोल्यूशन बना ना, यहाँ पे जो सोल्यूशन बना जब उसको ऐड कर दिया तो उसको हम डालते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, जैसे एक बड़ा सा बीकर लेंगे जिसमें पानी ऐसे फैला हुआ हो, क्यों फैला हुआ हो उसका रीजन होगा। इसमें क्या करेंगे, वाटर में अब हम क्या करने वाले हैं, उस सोल्यूशन को ऐड करेंगे, ये वाले सोल्यूशन को अब इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद होगा क्या कि जो अल्कोहल है, जो हमारे पास अल्कोहल है वो क्या करने लगेगा, इवेपोरेट करने लगेगा। ठीक है, इवेपोरेट तो समझते हो, हवा में उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये जो था ये क्या हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में ये हुआ कि जैसे उसको डाला वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, और बचा क्या, अब पानी की सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, ऑलिक एसिड बचा। ठीक है, सिर्फ ऑलिक एसिड बचा। तो देखो ये जो मैंने पूरे का पूरा तुम्हें तरीका बताया, इस तरीके को एक इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है जिससे हम ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज पता कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो वैसे सही बोलूं ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, बट फिर भी इसको समझ लो यार। अब कुछ भी चीजें तुम्हें बताई जाती है उसका अपना एक रीजन है, इससे तुम्हें समझ में आएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल वगैरह का साइज तुम्हें कैसे बताया जाता है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद जब वो फैल गया ना, तो वहां पे जो एरिया होगा उस पूरे उसका, हम वो उस एरिया को तो कैसे भी नाप सकते हैं, चाहो तो ग्राफ पेपर रख के नाप लो, चाहो स्केल से नाप लो, कैसे भी नापा जा सकता है। तो वहां पे जो उसका एरिया है, यहाँ पे जो एरिया ए होगा उसको नापा जा सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं हम लोग उसका मॉलिक्यूल का निकालने की। देखो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, चलो मान लो एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है। मान लो यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन बना, एक तरीके से कह सकते हो कि क्या नाम है, हमारे पास एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो v है। तो मान लो n ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा, nv है कि नहीं। खुद सोचो ना कि अगर मान लो मेरे पास 1 लीटर बॉटल पड़ी है, अब ऐसी 10 बॉटल्स पड़ी है तो कितना हो जाएगा 10 लीटर, 10 इंटू 1 लीटर। वही वाली बात है कि अगर एक का वॉल्यूम v है तो n का कितना हो जाएगा, n इंटू v हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ऑलिक एसिड कितना होगा, क्यों सोल्यूशन क्यों बोला, जब सोल्यूशन बना, ये सोल्यूशन बना तो उसके अंदर अल्कोहल भी है। ठीक है, तो उसके अंदर ऑलिक एसिड कितना होगा, कंसेंट्रेशन देखो 1/400। ठीक है, तो अगर मान लो तुम एक वो उठाते हो तो उसमें कितना होगा 1/400, 2 उठाओगे तो 2/400, 3 तो 3/400, तो NV उठाओगे तो कितना हो जाएगा NV/400। हाँ या ना, सिंपल सा कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। देख रहे हो, कुछ भी नहीं खास नहीं किया। अब वही अगर मान लो थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म निकाल रहे हो, अब यहाँ पे जो एक तरीके से पूरी की पूरी फिल्म बन गई ना, यहाँ पे एक तुम्हें बताया ना एक पतली सी फिल्म बन जाएगी क्योंकि अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ एक पतला सा वो बच जाएगा। तो वहां पे वो अब जो उसकी अगर तुम थिकनेस निकालना चाहोगे तो थिकनेस निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से। ये एक सिंपल सा मेथड है। वॉल्यूम को जब भी तुम एरिया से डिवाइड करते हो ना तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, थिकनेस आ जाता है। ये तुम किसी के साथ भी कर सकते हो। खुद सोचो, अगर मान लो इस किताब का, ठीक है, जैसे अब ये किताब है मेरे पास, अब इस किताब का मान लो मैं वॉल्यूम पता कर लूं और वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूं किससे, इसकी थिकनेस से, इसके मोटापे से। ठीक है, तो मोटापे से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थिकनेस आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो वही चीज है, वही वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया एरिया से। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, NV/400। ठीक है, और एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया की वैल्यू कितनी मानी हमने, ए मान के चल रहे थे, हमने निकाल लिया वो ग्राफ वगैरह से। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, थिकनेस आ गया, इसको टी मान के चल लो। तो ये आ गई हमारे पास थिकनेस ऑफ द फिल्म, जो भी हमने पतली सी फिल्म यहाँ पे क्रिएट करी है। तो यहां से अब अगर सोचो, जैसे हमारे पास थिकनेस आ गई, अब थिकनेस मान लो एक एक मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ऐसे एक बड़ी सी जो पूरी लेयर बनी, ऐसी एक लेयर बनी और हर लेयर में एक मॉलिक्यूल ऐसे बना हुआ है, एक एक मॉलिक्यूल से मिलके एक लंबी सी लेयर बनी हुई है। तो अगर मान लो इस तरीके से बनेगा तो तुम्हें पे साफ साफ पता लग रहा है जो थिकनेस है वो किसके बराबर है, डायमीटर। एक बार फिर से देखो, ये जो पूरे की पूरी फिल्म की चौड़ाई है, यहाँ पे जो बन रहा है उसकी चौड़ाई मान लो ऐसे, यहाँ पे कितनी है, थिकनेस टी है। अब ये थिकनेस किसके बराबर होने वाली है, साफ साफ हमें पता लग रहा है किसके बराबर होगी, इसके डायामीटर के बराबर होगी। हाँ या ना,
है कि नहीं। तो उस मॉलिक्यूल के यानी ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर उसकी क्या होगी, थिकनेस होगी। अब हमारे पास डायमीटर आ ही जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ वाली बात है। अब ये जो एरिया है वो ग्राफ से पता चलेगा, वॉल्यूम अगर शुरुआत में कैलकुलेट होगा तो वो, अब देखो एरिया पता होगा, वॉल्यूम पता होगा, यहां पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखो एक मेथड था जो कि एक्चुअल में तुम करोगे नहीं, ना ही तुम्हारे एग्जाम में पूछते हैं। वैसे एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल कराना चाहिए, और एग्जाम में पूछने के नहीं भी पूछ रहे तो इसको सिखाना जरूरी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिकल चीज है। क्योंकि हमें बोल दिया जाता है कि इसका साइज ये है, उसका साइज ये, बट आता कैसे है, ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो वही वाली बात है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है जिस किसी भी एक ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज निकालने का। तो थिकनेस ही बराबर है किसके, डायमीटर के, और डायमीटर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जैसे इस केस में पर्टिकुलरली कितना आता है, 10⁻⁹ आता है, 10⁻⁹ मीटर। सोचो कितनी कम आ रही है कि नहीं। तो खैर ये बड़ा मेहनत का काम है, बोर्ड पे कर देना बहुत ईजी है, बट एक्चुअल में करना इज टफ, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।